ओके, हेलो। जी सर। Yes, sir. Starting with the first chapter of the linear programming. इको आ रहा है क्या आवाज में? No, sir. नो सर। No, sir. क्लियर। Clear है. Now, introduction to linear programming. The first one is the linear programming is a problem solving approach that has been developed to help managers to make decisions. एक्चुअली में लीनियर प्रोग्रामिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है, बेसिकली बिजनेस लेवल पे और खासकर बिजनेस लेवल पे बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली बिजनेस में आपको कम कॉस्टिंग पे ज्यादा प्रॉफिट अगर लेना होता है तो आप उसके लिए कुछ डिसीजन मेकर्स या मैनेजर रखते हैं जो कि इस पर वर्किंग करते हैं ताकि कंपनी की जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो और जो प्रॉफिट कंपनी का हो वो मैक्सिमम। तो इसके लिए जो डिसीजन मेकर्स होते हैं बिजनेस में या जो कंपनीज में, वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इट इज ए मैथमेटिक्स वेयर वी कैन resolve the problems regarding business costing problems and the profit problem. Now, linear programming is a mathematical technique for determining the optimum allocation of resources and obtaining a particular objective when there are alternative uses of the resources, money, manpower, material, machine, and other facilities. Means linear programming is a mathematical technique for determining the optimum allocation of resources. देखिए, किसी को वर्क करने के लिए चाहे अगर हमें अपने बिजनेस में कॉस्ट को कम करना है या प्रॉफिट को बढ़ाना है तो हमको सबसे पहले हमारे पास जितनी भी बिजनेस में रिसोर्सेस अवेलेबल है पहले हमें उनको एनालाइज करना है कि हमें कितनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप जितनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे पहले तो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होनी चाहिए, साथ ही साथ वो रिसोर्सेज आपको कम कॉस्ट पे मिलनी चाहिए और फिर उसके जो आउटपुट्स हैं उन रिसोर्सेज से वो काफी हाई होने चाहिए, तभी आप उसका प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो वो और ये जो रिसोर्सेस होते हैं ये आपके टाइप मनी, मैन पावर, मटेरियल, मशीन और कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ऐसे रिसोर्स बिजनेस इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव व्हेन देयर आर अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हम चाहते हैं कि कौन सा रिसोर्स यूज किया जाए, इसलिए। हेलो, यस सर। Yes, समझ में आ रहा है? sir. जी 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 सर। Yes, sir. ये आपकी रिवाइज स्लाइड है, एक बार आप पढ़ भी चुके हैं इसको। नाउ, component of the linear programming models, there are three basic components. The first is the decision variable, second is the environment parameter, and third the result variable. And these three are mathematically known as, the first is same as the decision variable, also known in the mathematical model also known as the decision variable. The environment parameters are also in mathematical model of LPP are known as the constraints. Constraints are the conditions. Constraints are the conditions, means resource conditions. जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आप किसी चीज की कॉस्ट मिनिमम और प्रॉफिट करना चाहते हैं तो जो रिसोर्सेस है आप उन्हीं रिसोर्सेस को ही इस्तेमाल करके आप अपना आउटपुट आप ज्यादा चाहते हैं और रिसोर्सेज का यूज इस तरह से चाहते हैं कि वो कम कास्ट में आपको मिले, मतलब उसकी कॉस्टिंग जो हो वो कम आए। तो दीज आर कॉल्ड द कंस्ट्रेंट। तो मींस द इन्वायरमेंट पैरामीटर, मतलब जो आपके इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज अवेलेबल है या पैरामीटर्स अवेलेबल है आप उनको कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक। नाउ द थर्ड इज द रिजल्ट वेरिएबल, मींस अब है ये एलपीपी का आपका मैथमेटिकल मॉडल
उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। और ये थ्योरेटिकली बोले जाने वाली मतलब उसके जो नेमिंग है वो है। डिसीजन वेरिएबल तो सेम है, इन्वायरमेंट पैरामीटर इज कंस्ट्रेंट एंड द रिजल्ट वेरिएबल्स आर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको कि आप प्रॉफिट में करना चाहते हैं या फिर उसको कॉस्ट में। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन मीन्स ऐसा नहीं होता है कि ऑलवेज हमें मैक्सिमम करना है किसी चीज को। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स होता है हम उसे मिनिमम भी कर सकते हैं और उसको मैक्सिमम भी कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन द कंडीशन। अगर हमसे कोई ये कहता है कि भाई यार हमारे यहाँ लागत बहुत लग रही है बिजनेस में, कुछ ऐसा करिए कि मेरी कॉस्टिंग कम आए, इसका मतलब आप जब जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी कॉस्टिंग कंपनी को ज्यादा हो रही है और प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसके बराबर। तो आप क्या करेंगे इस समय? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले आपको पहचानना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मेरी रिसोर्सेज यूज की जा रही है उसकी जो कॉस्टिंग है वो कम करें। यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होना चाहिए? मिनिमम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की रिक्वायरमेंट कैसी होगी कि हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमम करेंगे। ठीक। अब अगर कंपनी कहती है कि यार प्रॉफिट को थोड़ा और हाई करवाइए, अभी कम हो रहा है और प्रॉफिट और हाई करिए, तो उस केस में हमारा टारगेट होगा प्रॉफिट को मतलब काफी हाई ले जाना। इट मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन वर्क करेगा मैक्सिमम पर, नॉट इन मिनिमम। हेलो, समझ में आया सबको? Yes, yes, sir. Sir, नाउ, मेथोडोलॉजी यूज्ड इन एलपीपी। सबसे पहले तो कंपोनेंट ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम, ये मैं आपको अभी अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया है, डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कंस्ट्रेंट। सेकंड इज द ऑप्टिमाइजेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग अटेम्प्ट टू आइदर मैक्सिमम और द मिनिमम द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मीन्स या तो हम मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करेंगे या फिर हम मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करेंगे। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट कोफिशिएंट। ऑलवेज जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा सर इट कंटेन्स। हेलो। जी सर, आपने स्लाइड चेंज करी है क्या? हाँ। सर अब आप देखिए सर, ठीक है। ओके सर, कंटिन्यू। क्या हो गया, दिखाई नहीं पड़ रही है? नहीं सर, अभी दिख नहीं रही थी, इसी वजह से सर टूका था। अब अभी दिखाई पड़ रही है? ये सर अब दिख रही है। ओके। द थर्ड इज द प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट कोफिशिएंट। एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के साथ जिन uh, जिन कोफिशिएंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली कॉस्ट कोफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको हम रुपीस में कंसीडर करते हैं। अब वो रुपीस या तो मिनिमम होंगे या तो फिर वो मैक्सिमम होंगे। तो अगर हमें किसी चीज को रुपीस में या डॉलर किसी भी चीज में कन्वर्ट करना है, तो इट मीन हमको उसमें कैसा कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा? वेरिएबल के साथ में मुझे वेरिएबल के साथ कॉस्ट कोफिशिएंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है it contains the cost coefficient. The coefficient of the variable in the objective function express the rate at which the value of objective function increases or decreases. बिल्कुल, the coefficient of the variable in the objective function, जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट यूज किया जाता है एक्चुअली वही आपका रेट बताता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा। ठीक है। फोर, कंस्ट्रेंट, द मैक्सिमम और मिनिमाइज मीन्स कंस्ट्रेंट, मैक्सिमाइजेशन आपका ऑब्जेक्टिव हो या फिर मिनिमाइजेशन, इज परफॉर्म सब्जेक्ट टू द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट। यहाँ पर कई सारी कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशंस आपको दी जाती हैं और ये कंडीशंस ऑलवेज आपके रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होती हैं। ये जो कंडीशंस होंगी रिसोर्सेज पर, मान लीजिए आपके पास तीन तरीके की रिसोर्सेज है, तीन, है ना, और तीनों की कुछ कुछ क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है कि हमारे पास ये पर्टिकुलर रिसोर्स मतलब 5 अवेलेबल है, ये पर्टिकुलर 2 अवेलेबल है, ये पर्टिकुलर 3 अवेलेबल है। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। आपके पास केवल इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल है और आप चाहेंगे इन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके हम बिजनेस
हेलो, Yes, sir. हेलो। जी सर। Yes, sir. तो सही है। सर और ब्रेक कब? आवाज आ रही है? अब अब आ आवाज रही। आ रही है, अभी तक नहीं आ रही थी। हाँ, एक्चुअली वो अभी मोबाइल पूरा नेट चला गया, उसका नेटवर्क चला गया था, इसीलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए, तो कंस्ट्रेंट्स आपके बेसिकली वो होते हैं जो कि रिसोर्सेज की लिमिट्स को बताते हैं। तो जितनी आपकी लिमिट होगी आप उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज करेंगे, और इन्हीं रिसोर्सेज पे आप अपने ऑब्जेक्टिव को मिनिमम कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम। Fifth point, input output coefficient. The coefficient of constraint variables are called as the input and output. दोनों चीजें, इनपुट भाई जो रिसोर्सेज है वो एज ए इनपुट जा रही है, तो उनके कोफिशिएंट मतलब नंबर में होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट कॉस्ट के फॉर्मेट में होता है, रुपीस के फॉर्मेट में, उसी तरीके से इन रिसोर्सेज के जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये क्वालिटी मतलब क्वांटिटी के फॉर्मेट में होते हैं कि ये रिसोर्स कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, 4 5 6 इस टाइप से। तो ये आपके इनपुट कोफिशिएंट्स होते हैं, मतलब ये जाएंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपको नजर आएगा कि भाई इतने इनपुट किए और इतने आउटपुट रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। दे इंडिकेट द रेट एट विच द गिवन रिसोर्सेज इज यूटिलाइज्ड और एम्प्टी। एक्चुअली में ये बताता है कि हमारा जो गिवन रिसोर्स थी, मान लो मेरे पास एक पर्टिकुलर रिसोर्स जिसकी यूनिट्स हमारे पास 5 थी, हमने उसमें से 2 यूज की और 3 अभी बाकी है ना, इस टाइप से। या फिर सारी की सारी यूज कर ली, कुछ भी नहीं बची हमारे पास। ठीक, तो यूटिलाइज और एम्प्टी, दे अपियर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट। ऑलवेज ये लेफ्ट साइड आपकी कंस्ट्रेंट दिखाई पड़ती है। एंड द लास्ट पॉइंट, द कैपेसिटी, the capacity or availability of the various resources are given in the right hand side of the constraint। जो उसकी टोटल कैपेसिटी या उस रिसोर्स की जितनी अवेलेबिलिटी है वो ऑलवेज उस कंस्ट्रेंट्स के राइट साइड लिखी जाएगी। ठीक है, ऑलवेज राइट साइड। ये थ्योरेटिकल मेथोडोलॉजी है। अभी हम आपको इसका फॉर्मुलेशन मैंने पहले भी बताया था, वो देखेगा कि इसका मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सर यूनिटाइज्ड है या यूटिलाइज्ड है? सॉरी, यूनिटाइज, सॉरी यूनिटाइज मतलब कितनी यूनिट, जो मैंने आपको बोला ना ये रिसोर्सेज यूनिट में अवेलेबल होते हैं, मीन्स कितनी हमारे पास यूनिट अवेलेबल है या फिर पूरी की पूरी एम्प्टी है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर रिसोर्स मेरे पास बिल्कुल नहीं है और कोई रिसोर्स मेरे पास है। ठीक है, हेलो। यस सर, ओके सर। नाउ द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, सी दिस, there is an objective function z, always denoted using the z। ठीक, दिस इज मैक्सिमम और मैक्सिमम और मिनिमम। आपको ऑलवेज इस जेड के आगे या तो मैक्स लिखना पड़ेगा या मिन लिखना पड़ेगा। ठीक है, जरूर, अदरवाइज वो समझ में नहीं आएगा कि फंक्शन कर क्या रहा है। नाउ इक्वल्स टू c1x1 plus c2x2 plus c3xt and so on, where c1 and c2 are the cost coefficients and x1 and x2 are the decision variables. Now the subject to the constraint, the first is a11x1 plus a12x2 plus and so on less than or equals to b1। Now this is a11x1 plus a12x2 and these are the constraints। ये आप जो ऊपर से पूरी लाइन से देख रहे हैं, these are the constraints where x1 x2 are the decision variables and a11 a12 या a21 a22 these are the input output coefficients and B1, B2 and B3 are the capabilities or availability।
मैंने नीचे आपको यहाँ पर सारा डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है कि इसको हम क्या बोलते हैं। और ये जो कंस्टेंट होती है ऑलवेज जरूरी नहीं है कि आपके एक्चुअली में होती, तो ये लीनियर इक्वेशंस है जैसे आपने 7th 8th में पढ़ी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होती हैं। लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, ये इनइक्वलिटीज भी होती है। हमेशा ऑलवेज इक्वल की कंडीशन में मॉडल या फॉर्मुलेशन। Yes, sir. हेलो, ओके। नाउ कंसीडर ए प्रॉब्लम, प्रोडक्शन एलोकेशन प्रॉब्लम। Production allocation problem. A firm produces 3 products. These products are produced on 3 different machines. Means a company produces 3 types of products. These products are processed in 3 different machines. इन 3 प्रोडक्ट को 3 डिफरेंट मशीन्स पर बनाया जाता है। The time required to manufacturing 1 unit of each of the 3 products and the daily capacity of the 3 machines are given in the table. ध्यान से सुनिए, द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट, एक यूनिट को बनाने में जितना टाइम लगता है, ऑफ ईच ऑफ द 3 प्रोडक्ट, इन तीनों प्रोडक्ट में से, वही तीनों प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3, इसको बनाने में उसको जितना भी टाइम लगता है वो, और वो पर्टिकुलर मशीन एक दिन में कितने घंटे काम करेगी, ये भी इसको मतलब इसकी अवेलेबिलिटी या हम कैपेबिलिटी बोल सकते हैं। अब द 3 मशीन्स आर गिवन इन द टेबल। यहाँ पर टेबल आपको दिख रही है, इसको ध्यान से देखिए। मेरा पहला कॉलम है मशीन का, दूसरा कॉलम है टाइम जिसका यूनिट मिनट्स में ली हुई है, मैंने टाइम की यूनिट मिनट्स में ली हुई है, और लास्ट कॉलम है मेरा मशीन कैपेसिटी, एक दिन में कितने मिनट वर्क करेगा। अब देखिए, मशीन 1 है जो कि प्रोडक्ट 1 की कितनी यूनिट, एक प्रोडक्ट 1 की एक यूनिट को बनाने में कितना समय लेती है, 2 मिनट। ध्यान से पढ़िए, मशीन 1 प्रोडक्ट 1 की एक यूनिट को बनाने में 2 मिनट का समय लेती है, प्रोडक्ट 2 की एक यूनिट को बनाने में 3 मिनट का समय लेती है, प्रोडक्ट 3 की एक यूनिट को बनाने में 2 मिनट का समय लेती है। क्लियर। अब बात करते हैं इसी तरीके से M2 मशीन। M2 मशीन प्रोडक्ट 1 की 1 यूनिट को क्रिएट करने में 4 मिनट का समय लेती है, और प्रोडक्ट 2 को ये नहीं बनाती। डैश मीन्स ये यूज, जैसे अभी हमने आपको बोला, या तो यूनिटाइज होगा या फिर एम्प्टी होगा रिसोर्स। इसका मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीन अवेलेबल नहीं है, मतलब ये नहीं बनाती है M2 मशीन ना। प्रोडक्ट 3 के लिए उसको उसकी एक यूनिट बनाने में 3 मिनट का समय लगता है। नाउ मशीन 3 प्रोडक्ट 1 को की 1 यूनिट बनाने के लिए उसको 2 मिनट का समय चाहिए, प्रोडक्ट 2 की एक यूनिट को बनाने के लिए 5 मिनट का समय चाहिए, और ये मशीन प्रोडक्ट 3 को जनरेट नहीं करती, मीन्स एम्प्टी। ओके। नाउ अब इस मशीन की एक दिन में टोटल कितनी कैपेसिटी है जो ये वर्क कर सकती है। M1 पूरे डे में केवल 440 मिनट वर्क करेगी, M2 470 मिनट वर्क करेगी, M3 430 मिनट टोटल वर्क करेगी। ठीक है, पूरी टेबल आपको समझ में आई। Yes, sir. ओके। Yes, sir. नाउ अगेन ध्यान से देख लीजिए, टेबल पे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, फिर आगे बढ़े। नो सर, कंफ्यूजन नहीं है। अब हम इसको अब हम, इन्होंने तो प्रॉब्लम दी हुई है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में, जो मैंने आपको दिखाया था फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो हमको इसमें क्या क्या चाहिए, हमने आपको 3 बेसिक कंपोनेंट बताए थे। सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल, दूसरी चीज एक हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार करना है, और उसके बाद जो मेरी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग मुझे तैयार करना है अपनी कंस्ट्रेंट। ये 3 चीजें मुझे बेसिकली तैयार करनी है। अब सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग, उसी पर सब कुछ डिपेंडेंट है। तो डिसीजन मेकिंग तब किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम में क्या चीज नहीं है। भाई कोई चीज आप इसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो
जो कि एज ए डिसीजन ले सकती है, मतलब एक ऐसा डिसीजन वेरिएबल जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम या फिर कॉस्ट मिनिमम हो सकती है। तो वो क्या चीज है? वो है आपकी, जो आपके ये तीनों प्रोडक्ट हैं, आपको प्रोडक्ट तो पता है कि ये तीन है, अगर इस पे प्रॉफिट कमाना है तो आपको इसकी क्या चीज जाननी पड़ेगी? क्वांटिटी। डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी, आपको पहले इसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट वन की कितनी क्वांटिटी, प्रोडक्ट टू की कितनी क्वांटिटी और प्रोडक्ट थ्री की कितनी क्वांटिटी यूज करें ताकि हम इस पर मैक्सिमम कमा सकें। तो नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मैन्युफैक्चर फॉर ईच प्रोडक्ट द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। ये और दिया हुआ है कि आपको प्रॉफिट दे रखा है कि पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वन को, प्रोडक्ट टू और प्रोडक्ट थ्री, इन तीनों में उनको प्रॉफिट पर यूनिट कितना मिलता है। मतलब प्रोडक्ट वन की एक यूनिट 4 रुपए में जाती है, प्रोडक्ट टू की एक यूनिट 3 रुपए में, और प्रोडक्ट थ्री की एक यूनिट आपकी 6 रुपए में जाती है, एक यूनिट जाती है। ठीक है, तो ये उन्होंने कॉस्ट बता दिया आपको। अब इसमें आप क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये ऑब्वियसली आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कन्वर्ट हो जाएगा कॉस्ट में। ठीक है, नो, इट इज एज्यूम दैट ऑल द अमाउंट प्रोड्यूस्ड आर कंज्यूम्ड इन द मार्केट। ये मान के चलते जितना बनाएंगे वो सब कंज्यूम हो जाएगा। तो फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल एलपी मॉडल, हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन आएगा सेम, कि फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल मॉडल दैट विल मैक्सिमाइज द डेली प्रॉफिट। नाउ अब हम सॉल्यूशन देते हैं इसका। हमने आपको बोला सबसे पहले हमें डिसीजन वेरिएबल बनाने हैं, और वो क्या होंगे? इन प्रोडक्ट की यूनिट, कि कितनी यूनिट हम तैयार करें जिससे कि हमको प्रॉफिट मिले। तो हमने माना है x1, सबसे पहले x1 is the number of units of product 1, x2 is the number of units of product 2, and x3 is the number of units of product 3। एंड आल्सो एक नॉन निगेटिविटी कंडीशन भी होती है जिसमें ये क्वांटिटीज कभी भी माइनस नहीं हो सकती। सीधी सी बात है, हम कोई चीज अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं वो या तो नहीं बनाएंगे, मतलब एक भी यूनिट उसकी तैयार नहीं होगी, या फिर उससे ज्यादा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने -1 बनाया, -2 यूनिट बनाई, ये मतलब ये चीज सही नहीं है, ये नॉन निगेटिव कंडीशंस होती है। तो इन्होंने बोला ये जो क्वांटिटी आपने या जो यूनिट्स माने हैं, ये x1 x2 x3 ये कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकते, मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इट इज नोन एज नॉन निगेटिविटी कंडीशन। नाउ मेंशन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बहुत आसान है ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना। अभी हमने आपसे बोला कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंटेन्स द कॉस्ट कोफिशिएंट विद द डिसीजन वेरिएबल, और डिसीजन क्या है? क्वांटिटी। तो आपको पता था कि पहला प्रोडक्ट की एक यूनिट आपकी 4 रुपए में जाती है, दूसरे प्रोडक्ट की एक यूनिट 3 रुपए में, तीसरे प्रोडक्ट की एक यूनिट 6 रुपए में जाती है। तो आपने क्या माना था कि आप प्रोडक्ट वन के x1 यूनिट बनाएंगे, प्रोडक्ट टू के x2 यूनिट बनाएंगे और प्रोडक्ट थ्री के x3। आपने क्या किया? 4 इंटू x1 कर दिया, नाउ इट कन्वर्ट इंटू कॉस्ट, 3 इंटू x2 कर दिया, प्लस 6 इंटू x3। इन सबको आपने लिख दिया, और दिस इज मैक्सिमम जेड। जब ये सॉल्व होएगा, अभी हम आपको इसका सोल्यूशन नहीं बता रहे, ध्यान रखिएगा, एलपीपी प्रॉब्लम में सबसे पहले इसका फॉर्मुलेशन बताया जाता है कि आप इसे एक थ्योरेटिकल जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसे कन्वर्ट करना है एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में। इसका सोल्यूशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले आपने दो काम कर लिए अपने में। एक काम आपने कर लिया, डिसीजन वेरिएबल्स बना लिए, दूसरा आपने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मैक्सिमाइज करना था वो भी आपने क्रिएट कर लिया। समझ में आया? यस सर। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, ऐसा कोई भी नहीं कि बहुत टफ हो इसकी मैथमेटिक्स। ठीक है, ये जनरली आप लोग ऐसे डेली 7th 8th में भी पढ़ा होगा, बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये चीजें हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब मेरा काम बचा कंस्ट्रेंट तैयार करना, जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है। नाउ फॉर्मुलेट द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स आर ऑन द मशीन कैपेबिलिटीज कैन बी मैथमेटिकली। अब हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है? मशीन से अवेलेबल है, और मशीन के टाइमिंग अवेलेबल है, हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बनाते हैं। आपने पीछे देखा था ऊपर टेबल में जो ये दिया हुआ था कि मशीन वन प्रोडक्ट वन को 2 मिनट में बनाती है, 1 यूनिट को, और प्रोडक्ट टू को 1 यूनिट 3 मिनट में, और प्रोडक्ट थ्री की 1 यूनिट 2 मिनट में। और टोटल एक दिन में कितने मिनट काम कर सकती है? मैक्सिमम 440, इससे ज्यादा नहीं। तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी कंस्ट्रेंट बनी, ध्यान से देखिए, 2x1, मतलब
यहाँ पर 2 क्या हुआ, 2 उसने दे रखा था, इतने मिनट लगेंगे। अगर आप x1 यूनिट तैयार करेंगे, x1 यूनिट प्रोडक्ट 1 की, तो आप उसको टाइम में, ये कैसी कंस्टेंट हो गई, टाइम कंस्टेंट। तो आप यहाँ पर 2 से x1 का मल्टीप्लाई करेंगे मैथमेटिकली। तो यहाँ पर मैंने किया 2x1 प्लस सेम टू सेम 3x2 प्लस 2x3। अब क्योंकि 440 मिनट से ज्यादा ये काम नहीं कर सकता, इसका मतलब ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 440 के बराबर होगा। या तो 440 मिनट से कम काम करेगा, या तो या तो बराबर 440 से ऊपर नहीं कर सकता। उसने दे रखा है कि इससे ज्यादा इसकी कैपेबिलिटी नहीं है। अब देखिए, इधर साइड भी आपका टाइम यूनिट हो गई। ध्यान से देखिए, ये जो आपने 2x1 3x2 और 2x3 लिखा है, ये पूरी यूनिट आपकी कन्वर्ट हो गई टाइम में। और राइट हैंड साइड भी कैसी यूनिट आपकी, टाइम में कन्वर्ट हो गई 440 में। ऐसे ही सेम आप दूसरी वाली बनाएंगे, जिसमें उसने 4 मिनट लेता है x1 को बनाने में, वो हो गया। बट x2 वो नहीं बनाता, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, क्योंकि वो x2 को बनाता ही नहीं है। फिर 3x3, और इसकी जो कैपेसिटी थी वो थी 470, आई मींस ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 470। नाउ 2x1 मींस 1 यूनिट मैन्युफैक्चर्ड इन 2 मिनट प्लस 5x2 प्लस, क्योंकि वो प्रोडक्ट 3 को जनरेट नहीं करता है, इसका मतलब वो 0 एंड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 430। ये उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी। ये आपकी कंस्टेंट्स भी तैयार हो गई। अब जब आपको अपनी कॉपी पर प्रेजेंट करना हो इसे, जब आपका क्वेश्चन आए पेपर में, तो आपको ऑलवेज पहले ये सब वर्क करने हैं अलग से, और जब फाइनली प्रेजेंट करना, तो एक बॉक्स बनाना स्केल से या हाथ से बना देना, और उसके अंदर इस फॉर्मेट में सारी चीजें लिखना जैसे मैंने लिखा है। मीन्स so finally present the formulated LPP is as maximum Z equals to 4x1 plus 3x2 plus x plus 6x3, ये आपका मैक्सिमम Z हो गया। नाउ सेकेंड लाइन होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट। आप ऐसे ही लिखेंगे कोना लगा के, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट। ये जो कंस्टेंट थी इनको लाइन से लिख दीजिए यहाँ पे। एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट लिखेंगे आप नॉन निगेटिविटी कंडीशंस वेयर x1 x2 x3 is always greater than or equals to 0। दिस इज फिनिश। समझ में आया? यस सर। मैं आपको इसीलिए दोबारा रिवाइज कर दिया, अगर आप भूल भी गए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या मैंने इसकी पीपीटी सेंड कर दी थी आपको? यस सर। यस सर। यस सर कर यस सर। तो आप लोग इसको यस सर, रिवाइज कर कर दी थी। लीजिएगा। आज आपने दोबारा पढ़ा है और अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। अभी कोई भी लेफ्ट नहीं होगा अब हमें, ठीक है? अभी कोई लेफ्ट नहीं होगा।